तो हम आज के क्लास में चैप्टर 3 साइंस का, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें सीखेंगे धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और इसका गुण क्या होता है, लक्षण, ये अभिक्रिया कैसे करता है, किस प्रकार से दिखता है, ये सारा चीज। तो सबसे पहले हम सीखेंगे धातु आखिर होता क्या है। देखिए, ऐसा कोई पदार्थ आप गौर कीजिए जिसमें क्या हो, चमक होना चाहिए, जिसको हम पीटकर लंबा चौड़ा कर सकते हैं, जिसमें करंट जो है प्रवाहित हो सके, यानी विद्युत जो है उससे नदी पास हो सके, उसे क्या बोलेंगे, धातु। अगर धातु का परिभाषा बोलेंगे तो कैसे होगा, वैसा पदार्थ जिसमें चमक हो, विद्युत का चालक हो, ऊष्मा का चालक हो और कठोर हो, उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना इत्यादि बहुत सारा धातु। तो ये होगा धातु। अब बात करें अधातु किसे कहते हैं, तो अधातु यानी वैसा पदार्थ जिसमें चमक नहीं हो, ऊष्मा का सुचालक नहीं हो और विद्युत का सुचालक नहीं हो, उसे अधातु कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा क्या, हीरा, उसके बाद हो जाएगा आपका कोयला, ये सब क्या है आपका अधातु। तो धातु अधातु से क्या है, अब हम लोग देखेंगे धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण वही गुण होता है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, उसका भौतिक गुण। और रासायनिक गुण क्या होता है, जो मतलब दिखता ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो वो आपका हुआ रासायनिक गुण। जैसे भौतिक गुणों में हम बोले धातु का, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट धातु चमकीला होता है। आप लोग देखे होंगे सोना चांदी जो है आपका चमकीला होता है, लोहा भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो क्या है, धातु चमकीला होता है, जैसे सोना चांदी लोहा, ठीक है। दूसरा गुण क्या होगा, धातु से विद्युत प्रवाहित होता है, यानी धातु जो है और धातु विद्युत का सुचालक होता है। प्रवाहित मतलब क्या हुआ, सुचालक होता है। सुचालक मतलब क्या हुआ कि उससे करंट पास होता है, तब ना धातु का ही तार बनता है, बताया ना। तो ये क्या है आपका, धातु ऊष्मा का विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्या होगा, अगला वो धातु जो है ऊष्मा का भी सुचालक होता है। ऊष्मा यानी आप लोहा के रॉड को आग में डाल दीजिए, पूरा भाग नहीं, बस नोकलूली इतना सा, थोड़ा सा नोकलूली जगह उसको डाल दीजिए और पीछे ऐसे डाल दीजिए। देखिएगा गर्म दीजिएगा सिर्फ उसका नोक पर, लेकिन उसका ऊष्मा जो है ऑटोमेटिक पूरा उसका बॉडी में आता है। यानी अगर उधर नोकलूली डाल हो जाएगा तो इधर पूरा हाथ जलता है। तो क्या है, ये आपका ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा प्रभावित होता है उससे। और क्या होगा ऐसा गुण, धातु में तन्यता का गुण होता है। तन्यता मतलब उसको खींच कर लंबा कर सकते हैं, उसे खींच कर लंबा कर सकते हैं। इसमें क्या आपका सबसे अधिक खींचा कौन रहता है, सोना। जो 1 ग्राम में, अगर 1 ग्राम पतला तार बनाइएगा सोना का, तो 2 किलोमीटर तक लंबा खींचा जाता है। यानी सोना सबसे अधिक तन्यता वाला धातु है, उसको बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं। लोहा को तो नहीं खींच सकते हैं, लेकिन सोना को बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं। तो तन्यता हो गया, नहीं धातु में तन्यता का गुण होता है। उसके बाद धातु कठोर होता है, कठोर यानी मजबूत मानिए, ठीक है, कठोरता होता है, उसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते हैं, उसको आसानी से आप मोड़ नहीं सकते हैं, वो कठोर होता है। तो ये सब धातु है, ठीक है। और क्या होगा, धातु का अवस्था कैसे होता है, ठोस। धातु का अवस्था ठोस होता है। धातु क्या करते हैं, पीट कर चादर बना सकते हैं, ये सब गुण है धातु का। और क्या होगा, धातु आपस में टकराने से आवाज उत्पन्न करता है। अब देखिएगा धातु आपस में टकराएगा तो क्या होता है, आवाज उत्पन्न होता है। ये सब धातु है, लेकिन ये सब कुछ अपवाद है। अपवाद यानी धातु लेकिन वो उसका जो गुण है वो अलग है। इससे क्या अलग है, जैसे अगर हम बोले क्या देखिए धातु ठोस होता है, धातु ठोस यानी कठोर जो भी है। तो देखिएगा आपका सोडियम जो है वो कठोर नहीं होता है, धातु लेकिन कठोर ही नहीं होता है, उसको चाकू से आप काट सकते हैं, ठीक है, यानी कठोर नहीं होता है। और कैसे कि इसका अवस्था क्या होता है, ठोस। इसका अवस्था क्या होता है, ठोस। तो
जब हम लोग सीखे धातु ठोस होता है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, पानी की तरह होता है। सोचिए धातु है लेकिन पानी की तरह होता है, यानी उसका नाम क्या है, मरकरी बोलिए या फिर पारा बोलिए। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपका मरकरी बोलिए या पारा बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही नाम है और दो नाम है एक ही है। और क्या होता है इससे आपका मतलब कि अपवाद में आता है सब। ठीक है, ये सब क्या हुआ, अपवाद। उसके बाद पढ़ेंगे क्या हम लोग, अधातु के भौतिक गुण। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, अधातु के उल्टा। अब धातु क्या था, चमकीला, तो अधातु क्या होगा, ये इसमें चमक नहीं होता है, यह उष्मा का उच्चालक होता है। उष्मा का उच्चालक, यानी सुचालक मतलब क्या हो, उससे उष्मा पास करेगा, और कुचालक मतलब उससे उष्मा पास नहीं करेगा। तो क्या होगा, अधातु उष्मा का कुचालक होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है, अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है, अधातु को पीट कर चादर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप गौर कीजिएगा, कोयला हो उसको पीट कर पतला चादर बना सकते हैं, नहीं, टूट जाएगा, भंगुर होता है। अधातु क्या होता है, भंगुर मतलब फूटने वाला होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अधातु का गुण है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, अब इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, धातु और अधातु के भौतिक गुण में अंतर। तो अंतर लिखने में कोई मंतर नहीं है। ठीक है, अंतर लिखने में कोई मंतर नहीं है। अगर आप धातु के गुण भौतिक गुण जान रहे हैं और अधातु के भौतिक गुण जान रहे हैं, तो ऐसा आसानी ले सकते हैं। एक डब्बा बनाइए, एक तरफ लिखिए धातु, एक तरफ लिखिए अधातु। अब धातु में क्या लिखिएगा, धातु गुण, जैसे धातु चमकीला होता है, और धातु में अधातु चमकीला नहीं होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है और धातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, यह कुचालक होता है, जैसे लिखिए। उसके बाद अधातु मतलब धातु ठोस होता है और धातु ठोस नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब गुण लिख सकते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, धातु के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण। धातु का रासायनिक गुण क्या होता है, धातु का ऑक्साइड जो होता है, धातु का ऑक्साइड नंबर में क्या होगा, धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, क्षारक प्रकृति का होता है। यानी जैसे आप कोई मैग्नीशियम को क्या था, ऑक्सीजन से विक्रिया क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है, धातु। तो ये किसी भी धातु के पीछे अगर ओ लग जाए, किसी भी धातु के पीछे ओ लगता है, उसको उसे क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो होगा इसका प्रकृति कैसा होगा, धातु वाला को होगा आपका क्षारक प्रकृति। ठीक, और धातु जो है दूसरा गुण क्या है, धातु जल से विक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन का निर्माण करता है। यानी जब कोई आप धातु का अभिक्रिया करवाइएगा जल से, तो क्या होता है, कोई धातु ऐसा है कि सारा धातु नॉर्मल जल से नहीं अभिक्रिया करता है, भाप से कोई करता है, तो कोई नॉर्मल जल से भी अभिक्रिया करता है। जब जल से अभिक्रिया करवाइएगा तो धात्विक ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन भी बनता है। जैसे सोडियम को अगर, सोडियम क्या है, धातु है ना, सोडियम को अगर आप जल में डाल दीजिए, देखिए क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस होता है, क्योंकि ब्लास्ट करता है, तो क्या है, आग जो निकलता है आपका क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण क्या होगा, धातु अम्ल से विक्रिया करके क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे हम लोग अगले पहले प्रैक्टिकल देख चुके हैं पिछले वाले क्लास में। उसमें क्या था आपका, जब हम अम्ल में लोहे के कील डाले थे तो क्या था, उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस से निकलता है और लवण बनता है। ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण क्या होगा आपका, जो ये है धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। ठीक, और क्या होगा, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। यानी जैसे सोडियम जो है आपका, देखिएगा सोडियम के साथ नेगेटिव वाला जुड़ता है, NaCl, सील क्या था, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या है, धातु। ठीक है, धातु देता है, इसलिए इसमें क्या होता है, धातु पर प्लस आयन होता है। धातु हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन देने के कारण। जो देता है वो धनात्मक, जो लेगा वो ऋणात्मक।
तो ये आपका धातु का गुण हुआ। और धातु का रासायनिक गुण क्या होगा? फर्स्ट, ये जल से अभिक्रिया नहीं करता है, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, और धातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, और धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है आपका। और धातु जो है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ये लेता है, जैसे Cl है आपका, और सारा बहुत सारा है, ठीक है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, देता नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है, क्या है? अब लेगा, देगा नहीं। तो जो लेता है इलेक्ट्रॉन वो आपका अधातु हो जाएगा। और उसमें क्या है कि आपका जो लेगा इलेक्ट्रॉन उसमें क्या बोलेंगे? यह अधातु जो है ऋणात्मक होता है, अधातु ऋणात्मक होता है, ठीक है। 4-5 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। अब इसमें क्या आता है? अंतर, धातु और धातु के रासायनिक गुण में अंतर। तो रासायनिक गुण में अंतर में क्या होगा? डबा बनाइएगा, एक तरफ धातु एक तरफ अधातु, और उसके बाद लिखना स्टार्ट। एक नंबर क्या लिखेगा? जैसे धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक। और धातु में क्या लिखेगा? अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे धातु इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, प्रदान करता है, तो धातु में क्या लिखेगा? धातु इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी ग्रहण करता है। तो ये सारा आप पॉइंट जितना धातु का गुण है, जितना धातु गुण है उस में भर दीजिएगा, आपका उसमें अंतर कंप्लीट। और याद रखिएगा जितना नंबर का पूछेगा एग्जाम में उतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। क्योंकि अगर 2 नंबर का दिया है तो 2 से 3 गुण लिखेंगे कंप्लीट, 3 नंबर का दिया 3 से 4 गुण, 1 गुण एक्स्ट्रा लिख देंगे, ताकि कहीं मेरा मिस्टेक हो तो नंबर ना कटे। अगला क्या होगा? अगला क्या टॉपिक है? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है? देखिए, उभयधर्मी मतलब कि ऐसा ऑक्साइड है जो जिसको हम अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद सेम बनेगा, और क्षार से भी अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद सेम बनता है। जो तैयार प्रोडक्ट बनता है लास्ट में अभिक्रिया करके वो सेम बनता है, उसी को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसका अगर परिभाषा बोले उभयधर्मी ऑक्साइड तो क्या होगा? वैसा ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता हो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी दोनों से अभिक्रिया करेगा लेकिन क्या बनेगा? लवण और जल ही बनाता है। जैसे Al2O3 प्लस अम्ल HCl एरो क्या बनेगा? AlCl3 प्लस H2O। इसी को जब सेम रहेगा धातु का ऑक्साइड यानी Al2O3 को जब कैसे कराएगा अभिक्रिया? क्षारक यानी NaOH से, तो क्या बनाएगा? NaCl, फिर आपका हो जाएगा O2 प्लस H2O। तो दोनों से अभिक्रिया जब कराए तो क्या बना? उत्पाद दोनों का सेम, इसलिए इसी को बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। सारा धातु का ऐसा नहीं होता है, लेकिन यही एक धातु है जो ऐसा गुण रखता है, दोनों से अभिक्रिया कराएंगे तो एक ही उत्पाद बनाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है धातु की सक्रियता श्रेणी। इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये याद होता है तो इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आगे 1 नंबर वाला क्वेश्चन जितना होगा आपका पीछे वाला चैप्टर जो पढ़े चैप्टर 2, ठीक है, वो वाला जो है उससे भी आपका कंप्लीट होगा। और चैप्टर 1 भी है वो भी आपका वहां का भी ऑब्जेक्टिव जो आएगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। जो सक्रियता श्रेणी है, इससे क्या होता है कि कौन धातु ज्यादा क्रियाशील है और कौन धातु कम क्रियाशील है, वो चीज सारा चीज बताया गया है। तो जो आप लोग को दिख रहा होगा इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपसे याद नहीं होता ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। तो जैसे हुआ काशीनाथ का माली, तो काशी यानी क्या होगा? के मतलब आपका हो गया पोटेशियम, काशी हो गया। फिर नाथ, नाथ मतलब Na सोडियम। उसके बाद काशीनाथ का, फिर क्या हो गया? कैल्शियम। माली मतलब Mg, और उसके बाद आलू मतलब Al, और उसके बाद जरा
Zn, फीके, क्या हो जाएगा Fe, उसके बाद पकाता है Pb, मतलब पकाता है का मतलब H। तो काशीनाथ का माली काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। यहां तक क्लियर? आगे क्या है? कौन है, तो फिर क्या हो गया कौन, यानी CU, उसके बाद है मतलब HG, ठीक। उसके बाद आगे आओ, आगे मतलब AG, आओ मतलब AU। तो जो सबसे नीचे है तो क्या है? कम क्रियाशील, बहुत ही कम क्रियाशील, यानी क्रिया अभिक्रिया वो करता है नहीं है, बहुत कम करता है। सोना जो चांदी है ये इतना कम क्रियाशील होता है कि उसको आप बहुत दिन पहनते रहिएगा ना तब भी हवा से यह नहीं होता है। चांदी कुछ थोड़ा सा अधिक है, जो पानी से भीगते भीगते क्या होता है? काला काला होने लगता है, यानी बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। तो ये सारा जितने नीचे आप जाइएगा नीचे तरफ उतना अभिक्रियाशील कमते जाएगा, जितना ऊपर आएगा जैसे पोटेशियम है उसको आप सिर्फ बाहर निकलिएगा ना तो वातावरण के हवा से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। सोडियम भी है, उसको पानी से टच करवाइए वो भी आग पकड़ लेगा, तुरंत ब्लास्ट भी करता है। ये क्या है? अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं, याद तो है नहीं। हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? धातु के साथ धातु लवण की अभिक्रिया। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा कि जब कोई धातु लवण से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो उसमें लिखिएगा क्या चीज आप लोग, देखिए जब लिखवाते हैं हम, जब कोई धातु लवण से अभिक्रिया करता है तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देता है और उसका स्थान खुद ले लेता है, ठीक है। इसका जैसे क्या होगा? FeCuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर CuSO4 क्या है? आपका धातु लवण, और Fe क्या है? धातु। तो Cu जो है Fe से कम क्रियाशील होता है, तो Fe क्या करता है? Cu को हटा देता है और उसका स्थान पे खुद आ जाता है। क्लियर? तो ये इसमें जो है इस टॉपिक में बस इतना ही है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हम लोग का है धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया, यानी धातु को और अधातु को मिलाएंगे तो क्या होगा, कैसे अभिक्रिया करता है। देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है? धातु नंबर 1, धातु इलेक्ट्रॉन हमेशा देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है, निग्रहण करता है। अगला क्या होगा? धातु और धातु का अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होता है, जिसके कारण सोडियम जैसे सोडियम NaCl का बनता है ना यौगिक NaCl। तो Na क्या है? धातु, और Cl क्या है? अधातु। तो Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, यानी देता है। तो क्या हो गया? ये दिया मतलब धनात्मक धनवान, और लिया मतलब कर्जदार यानी माइनस में। तो Na हमेशा प्लस होता है, यानी प्लस आयन होता है, और Cl का हमेशा माइनस आयन। कितना माइनस आयन होगा? जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक लेगा तो एक आयन होगा माइनस में, ठीक है। यानी इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। क्लियर? यानी जैसे आप आगे लिख सकते हैं इसमें क्या, जो इलेक्ट्रॉन धातु जो है इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए इस पे धनात्मक आयन होता है, और अधातु जो इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए इस पे ऋणात्मक आयन होता है। तो ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, धातु और अधातु की जब अभिक्रिया होता है इससे क्या होता है, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। आयनिक यौगिक मतलब क्या होता है, धातु और अधातु का मिश्रण। धातु और अधातु का जो मिश्रण होता है वो आयनिक यौगिक द्वारा ही होता है। जैसे NaCl है, क्या है ये आपका आयनिक यौगिक, यानी आयन के द्वारा यौगिक बनता है। अब अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, जो आयनिक यौगिक होता है उसका अब गुण क्या है, गुणधर्म, यानी आयनिक यौगिक का गुणधर्म। देखिए आयनिक यौगिक में क्या है, धातु भी है और धातु भी है। इसमें गुण क्या होगा, दोनों का मिश्रण। जैसे पहला गुण अगर इसका अवस्था यानी भौतिक प्रकृति क्या होता है, तो ठोस भी होता है और कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है।
इसका मतलब ठोस है, जैसे धातु ठोस था, और कठोर धातु कठोर था, और अधातु भंगुर था। ऐसे NaCl है तो क्या होगा, उसमें अधातु भी है धातु भी है, तो कठोर भी होगा और भंगुर भी होगा। तो इसमें इसका जो गुण होता है वो कठोर और ठोस और भंगुर ये सब होता है, ठीक है। और क्या है इसका गलनांक और क्वथनांक। मतलब गलनांक मतलब क्या होता है, कब वो गलेगा। आपका लोहा जो है, लोहा वो कब गलता है, जब पूरा गर्म होता है, उसी प्रकार का तो गलनांक और क्वथनांक मतलब आपका कब वो क्या होगा, मतलब ये जमेगा, ठीक है। तो गलनांक क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इसका क्या होता है, धातु ये सब अधिक, गलनांक क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। अगला क्या है, इसे करंट पास होता है कि नहीं। इसमें क्या होगा ऐसा गुण में, ये जब द्रव अवस्था में आता है और आपका क्या होगा, मतलब कि गलने की अवस्था में, या फिर द्रव, या फिर जब धीरे धीरे गलता है यानी गलन की अवस्था में होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन जब ठोस हो जाएगा, जब ये ठोस रहता है, तो विद्युत का कुचालक होता है। यानी जब लिक्विड रहेगा, यानी मतलब जल की तरह रहेगा जब, तो क्या होगा, उससे करंट पास हो जाएगा। लेकिन अगर ठोस हो गया तो करंट पास नहीं होता है। इसका घुलनशील कैसा है, मतलब यह जो है आपका आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है। लेकिन आपका हो गया पेट्रोल और आपका हो गया केरोसिन, ये सब जो तेल है इसमें घुलनशील नहीं होता है। इसीलिए ना क्या होता है, पेट्रोल होगा, पेट्रोल का क्या होता है, थोड़ा सा ये अलग होता है, ठीक है, उसमें घुलनशील नहीं होता। हम लोग का अगला टॉपिक है धातु की प्राप्ति, यानी किस प्रकार से हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर जमीन से हम निकालेंगे तो उसके साथ कुछ अशुद्धियां होता है। अब जैसे एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, आलू का ले सकते हैं, या फिर और बहुत सारा चीज है जो पृथ्वी के अंदर से हम लोग निकालते हैं। तो जिस प्रकार निकालेंगे तो क्या होगा, मिट्टी होगा, बालू होगा, बहुत सारा चीज होता है, कचरा, तो उसी को क्या बोला जाता है, अशुद्धियां, जो उसके साथ होता है, जिसको जरूरत नहीं होता है निकालने का, ठीक है, लेकिन साथ में चिपका हुआ रहता है। तो जैसे इसमें क्या हुआ कि हम लोग पहले समझेंगे खनिज, खनिज क्या होता है, उसके बाद अयस्क क्या होता है, उसके बाद गैंग क्या होता है। तो खनिज का अगर परिभाषा बोले तो क्या होगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्वतंत्र रूप से तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्वतंत्र रूप से तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। तो ये खनिज हो गया, मतलब कि आप अगर कुछ निकालें, जैसे आप अगर मैग्नीशियम को निकाल रहे हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम में बहुत सारा चीज कचरा भी होगा, अशुद्धियां, तो सारा चीज का जब निकाला जाता है पहली बार तो क्या हो गया आपका खनिज, वो खनिज है। और जब हम लोग किसी को से अयस्क क्या होगा, यानी वही चीज निकालेंगे जिसमें निकालने से फायदा हो। आप अब मान लीजिए आपका जो जगह है वहां पे आपको मान लेते हैं क्या है, लोहा लेते हैं कि लोहा है, लेकिन निकालने में जितना खर्च पड़ेगा, लोहा को निकालने में जितना खर्च पड़ेगा उससे कम आप जो निकालिएगा लोहा को फिर बेचिएगा तो उससे कम मुनाफा। जैसे मान लीजिए निकालने में लगा आपको 10,000 खर्चा, लेकिन उसको जब बेचिएगा तो उससे प्राप्त कितना हुआ, 5,000 रुपया। तो ये अयस्क नहीं कहलाएगा। अयस्क का मतलब होता है अगर आप निकाले 5,000 खर्च करके जब बेचिएगा तो कम से कम 10,000 में बिकना चाहिए, तो उसको अयस्क बोलते हैं। इसका परिभाषा बोले अयस्क क्या होगा, वैसा खनिज जिसे प्राप्त करने से या फिर जिसे निकलवाने से हमें लाभ प्राप्त होता है। यानी जब कोई खनिज को निकाला जाता है और उसे लाभ मतलब कि निकालना लाभकारी होता है तो उसे खनिज कहते हैं। मतलब किसी भी खनिज को निकालना अगर लाभदायक है तो उसे खनिज कह सकते हैं। क्लियर? तो ये खनिज हो गया, सॉरी अयस्क हो गया। क्या हो गया? अयस्क।
मतलब किसी भी खनिज से जब निकालिएगा और लाभ होगा निकालने के बाद तो उसको अयस्क बोल सकते हैं। अब गैंग क्या होता है? गैंग मतलब होता है अशुद्धियाँ। क्या होता है? अशुद्धियाँ। यानी जब कोई हम अयस्क निकालें, जब कोई अयस्क निकालते हैं तो उसके साथ कुछ अशुद्धियाँ होता है, उसके साथ कुछ अशुद्धियाँ होता है जिसे गैंग कहते हैं, जिसे गैंग कहते हैं। ऐसे आप बहुत सारा चीज है, आप किसी मिट्टी में कोई चीज गड़ा हुआ रहेगा उसको निकालिएगा, उसके साथ बहुत चीज लगा होता है, बालू मिट्टी, ये सब क्या है? आपका गैंग है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? धातु की जो प्राप्ति करते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? अयस्कों का समृद्धिकरण। यानी जब हम धातु को प्राप्त करते हैं तो क्या करना होगा? उसके साथ बहुत सारा कचरा आता है, अशुद्धियाँ, तो उसको हम पानी से साफ कर सकते हैं, उसके बाद छान कर, उसके बाद रसायनों का उपयोग करके, उसके बाद चुंबक, हम चुंबक से भी धातु को अलग कर सकते हैं। तो ये पहला उपाय हुआ। दूसरा उपाय क्या है? धातु के आप निष्कर्षण, धातु के निष्कर्षण भी कर सकते हैं। धातु के निष्कर्षण में क्या होता है? उसमें कोई धातु क्या है? अधिक क्रियाशील, कोई धातु क्या है? कम क्रियाशील, और कोई धातु क्या है? मतलब कि साफ अभिक्रियाशील, मतलब अभिक्रियाशील है नहीं। जैसे आप गौर कीजिएगा, सोना जो चांदी है वो सबसे नीचे जो आता है तो बहुत कम क्रियाशील है, इतना कि उस मतलब कि स्वतंत्र रूप से मिलता है, उसके साथ अशुद्धियाँ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें धातु का निष्कर्षण जो होता है उसमें जिस जैसा धातु है उस प्रकार से हम लोग करते हैं। जैसे अगर अधिक क्रियाशील धातु है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? रासायनिक और रसायनों का उपयोग करते हैं। इसमें जो अधिक क्रियाशील धातु होता है उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं? विद्युत अपघटन के द्वारा साफ करते हैं। यानी अधिक क्रियाशील स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, उसमें ज्यादा अशुद्धि होता है, इसीलिए इसे साफ विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं। हम समझिए जो अधिक क्रियाशील धातु है उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं? विद्युत अपघटन द्वारा साफ करते हैं। जो माध्यम क्रियाशील है, जो माध्यम क्रियाशील है, जो मतलब बीच वाला है, तो बीच वाला धातु है वो उसमें क्या होता है? अशुद्धियाँ थोड़ा कम होता है, अशुद्धियाँ थोड़ा कम होता है, इसलिए उसे साफ करते हैं हम लोग अपचयन द्वारा, कार्बन के अपचयन द्वारा साफ किया जाता है। और जो सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील मतलब उससे क्रिया मतलब साफ मतलब कि थोड़ा थोड़ा क्रियाशील है, जैसे सोना है आपका, चांदी है, जिसमें क्या जंग मतलब कि जो खराब नहीं होता है, यानी ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, तो उसमें साफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप वहां से लाइएगा और उसको डायरेक्ट आप बेच सकते हैं। जो सोना चांदी है ना उसको साफ उतना करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये सारा जो है हम लोग इस प्रकार से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए धातु मिलता है लेकिन साफ अवस्था में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आगे समझेंगे कि विद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक का कंप्लीट। क्या है? अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस प्रकार होता है? विद्युत अपघटन विधि। क्या है ये? विद्युत अपघटन विधि। इसमें क्या करते हैं हम लोग? जैसे ये दो रड है, क्या है? दो रड। इसमें क्या देखिए, जहां पे कैथोड होगा वहां नेगेटिव होगा, क्या है? ये नेगेटिव पार्ट है, और जहां पे एनोड होगा वो पॉजिटिव धनात्मक, ये ऋणात्मक। आप सोचिए NaCl है, NaCl, ये क्या है? आपका अधातु। ये क्या है? धातु। ये क्या है? आपका अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध, क्योंकि Na जो है ये प्योर हुआ आपका धातु, Na। ठीक है, और Cl क्या है? अधातु। तो इसको हम अलग किस प्रकार करेंगे? क्योंकि ये तो क्या होता है आपका अधिक क्रियाशील है, ज्यादा पास चिपका रहता है, तो इसको आसानी से हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको अलग करने के लिए हम ये इस विधि को अपनाते हैं, विद्युत अपघटन विधि। इसमें क्या करते हैं? जैसे ही इसमें करंट देते हैं, जिससे इसमें प्लस चार्ज इसमें माइनस चार्ज होता है, तो क्या होता है? हम लोग का Cl जो है नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव की ओर जाता है, और धातु जो है धनात्मक होता है वो हमेशा नेगेटिव की ओर आता है। तो यहाँ पे आपका धातु जो है कैथोड पे आ जाता है, धातु कैथोड पे आ जाएगा, और अधातु एनोड के पास चला जाता है। इस प्रकार शुद्ध धातु कैथोड में मिलता है
और अधातु कहाँ मिलता है? एनोड के पास। क्लियर? तो इस विधि से हम लोग अधिक क्रियाशील धातु को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए, जो विधि को आप लोग सबसे ज्यादा अधिक उपयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा अधिक उपयोग किया जाता है हम लोग अशुद्धि को हटाने में, वही विधि ये है। ये अक्सर पूछा जाता है कि आपको कि जो सबसे अधिक विधि से उपयोग करते हैं वो विधि क्या है। तो देखिए, जो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बुक का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसमें होता पहले क्या है, ये जो है विलयन, जो घोल है वो क्या है? अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन, यानी इसको बोला जाए तो क्या होगा? CuSO4 है। इसका क्या है? विलयन है और अम्लीय है। जब इसमें करेंट, यानी जब ये कुंजी को स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है? इसमें करेंट जब आता है तो जो अशुद्धियां होता है, जो अशुद्धि होता है, इस विलयन में घुलने लगता है। इस विलयन में क्या होता है? अशुद्धि घुलने लगता है और उतनी ही मात्रा में, जितना ये घुलता है अशुद्धि, उतनी ही मात्रा में हम लोग का शुद्ध धातु कैथोड के पास जमा होने लगता है। इधर साइड आपका जमा होने लगता है। ठीक है? और जो अपद्रव्य है, जो अशुद्धियां है टोटल, वो आपका कहां पे? एनोड पे निक्षेपित होने लगता है। निक्षेप मतलब जमा होने लगता है। निक्षेपन क्या होता है? निक्षेपन क्या होता है? अगर कोई घोल ले नीचे जम गया, उसी को निक्षेपन। तो यहाँ पर निक्षेपन क्या हो रहा है? देखिए, ये जो कचरा है अशुद्धि, ये एक जगह पर जमा होने लगता है और जो आपका शुद्ध धातु है यहाँ पर होता है। तो एक नंबर में क्या लिखेगा? जैसे ही विद्युत प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां CuSO4 का विलयन में घुलने लगता है। अगला पॉइंट क्या होगा 2 नंबर में? जितना अशुद्धियां CuSO4 में घुलता है उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पे जमा होने लगता है। तीसरा बिंदु क्या होगा? और जो अशुद्धियां यानी होते हैं वो आपका एनोड के पास निक्षेपित होने लगता है। एनोड के पास निक्षेपित होने लगता है। ये 3 पॉइंट काफी है समझने का। ठीक है?